समुद्र के किनारे खड़ी एक नगरी जहां पत्थर बोलते हैं, मूर्तियां सांस लेती हैं और हर दीवार इतिहास की धड़कन सुनाती है। यही है कांची, पल्लव साम्राज्य की राजधानी। कभी यहीं से उठा था एक ऐसा राजवंश जिसने न सिर्फ दक्षिण भारत की राजनीति बदली, बल्कि कला, धर्म और सभ्यता को एक नई दिशा दी। यह कहानी है पल्लव काल की, एक ऐसा दौर जब भारत ने पत्थरों में आत्मा गढ़ी थी। 3री शताब्दी ईस्वी का भारत उत्तर में गुप्त साम्राज्य ढल चुका था और दक्षिण में एक नया सूरज उग रहा था, पल्लवों का सूरज। कहते हैं हर साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, विचार से भी बनता है। पल्लवों ने दोनों का प्रयोग किया, युद्ध में वीरता और शिल्प में सौंदर्य। उनका जीवन केवल शासन नहीं था, वो था संस्कृति का निर्माण, समाज का संगठन और कला का पुनर्जन्म। तमिलनाडु के उत्तरी भाग में टोंडैमंडलम नाम का क्षेत्र था, जहां छोटे छोटे स्थानीय शासक राज करते थे। इन्हीं में से एक परिवार पल्लव धीरे धीरे मजबूत हुआ। लगभग 275 ईस्वी में सिंहवर्मन ने नींव रखी और फिर महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन जैसे महान शासकों ने इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कांचीपुरम बनी राजधानी, जहां विद्या, धर्म और वास्तुकला का संगम हुआ। पल्लवों का शासन दक्षिण के लिए वैसा ही था जैसे गुप्त काल उत्तर भारत के लिए। उन्होंने प्रशासन को संगठित किया, अर्थव्यवस्था को स्थिर किया और कला को राष्ट्र की पहचान बना दिया। कल्पना कीजिए कांची की गलियां, जहां व्यापारी विदेशी जहाजों से मसाले बेच रहे हैं, ब्राह्मण गुरुकुलों में संस्कृत के श्लोक पढ़ा रहे हैं और शिल्पकार मंदिरों की दीवारों पर देवताओं की कथाएं उकेर रहे हैं। कृषि जीवन का आधार थी। धान, गन्ना, नारियल और रेशम का व्यापार खूब चलता था। समुद्री व्यापार ने राज्य को समृद्ध बनाया और बंदरगाहों के जरिए पल्लवों का संपर्क श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया तक पहुंच गया। हर वर्ग का समाज में स्थान था। राजा शासन करते, ब्राह्मण शिक्षण संभालते, वैश्य व्यापार बढ़ाते और शूद्र सेवा कार्यों से समाज चलाते। पल्लवों का समाज संतुलित पर वर्गों में बंटा हुआ था। पल्लव शैव और वैष्णव दोनों धर्मों के अनुयायी थे। महेंद्र वर्मन स्वयं शैव थे, परंतु उन्होंने जैन और बौद्ध मतों को भी संरक्षण दिया। कांचीपुरम उस समय ज्ञान का केंद्र बन चुका था, जहां दूर दूर से विद्वान अध्ययन करने आते थे। संस्कृत और तमिल दोनों ही भाषाएं प्रचलित थीं और पल्लव लिपि बाद में दक्षिण पूर्व एशिया की लिपियों का आधार बनी। धर्म ने कला को आकार दिया और कला ने धर्म को स्थायी बना दिया। अगर आप ममल्लपुरम के तट पर खड़े हों तो समुद्र की हवा में आज भी वह काल जिंदा महसूस होता है। शोर मंदिर, पंचरथ, अर्जुन की तपस्या जैसी कृतियां सिर्फ पत्थर नहीं, वो इतिहास की सांसें हैं। पल्लवों ने गुफा शिल्प से लेकर पत्थर मंदिरों तक का विकास किया। महेंद्र वर्मन प्रथम ने रॉक कट मंदिरों की शुरुआत की और नरसिंह वर्मन प्रथम ममल्ल ने संरचनात्मक मंदिरों का युग शुरू किया। उनकी शैली ने आगे चलकर चोल स्थापत्य को जन्म दिया। हर मंदिर, हर मूर्ति उनके साम्राज्य की आत्मा बोलती है। पल्लवों का प्रशासन संगठित और व्यवहारिक था। राजा के अधीन मंत्री, सेनापति और ग्राम अधिकारी कार्य करते थे। ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार प्राप्त थे, यानी यह उस युग की लोकतांत्रिक प्रशासनिक झलक थी। भूमि कर, व्यापार कर और शिल्प कर से राज्य की आमदनी होती थी और इन्हीं पैसों से मंदिरों, विद्यालयों और बंदरगाहों का निर्माण किया जाता था। यह संगठित समाज की शुरुआत का काल था। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। चालुक्यों और पांड्यों के साथ निरंतर युद्धों ने पल्लवों को कमजोर कर दिया। 9वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य के उदय ने उन्हें इतिहास के पन्नों में पीछे धकेल दिया। पर जो रह गया वो थे उनके मंदिर, उनकी मूर्तियां, उनकी भाषा, जो आज भी भारत की सांस्कृतिक जड़ों में बसती है। समय बीत गया पर कला नहीं मरी। आज भी कोई शिल्पकार पत्थर पर वही नक्काशी कर रहा है, कोई विद्यार्थी संस्कृत के वही श्लोक पढ़ रहा है, कोई कारीगर अपनी रोजी के लिए संघर्ष कर रहा है। आज भी कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। जिस तरह पल्लवों ने पत्थर में जीवन उकेरा, वैसे ही आप किसी की उम्मीद में रोशनी जगा सकते हैं। पल्लव काल सिर्फ इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है कि जब मनुष्य मेहनत, कला और संवेदना से जुड़ता है तो पत्थर भी बोल उठते हैं।